हेलो एंड वेलकम टू YT योर इंग्लिश ट्यूटर। सभी का वेलकम करता हूं आज के स्पेशल पार्सिंग सेशन में। मुझे मालूम है ये मोस्ट अवेटेड सेशन होता है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं वीक में एक दिन जरूर इस सेशन को लेके आता हूं। आज मैं बिजनेस आर्टिकल उठाऊंगा इंडियन एक्सप्रेस से। उस आर्टिकल को हर सेंटेंस के हर वर्ड को ब्रेक करके आपको बताऊंगा, है ना, कौन सा वर्ड उस आर्टिकल में कौन से सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। अब कुछ लोग नए होंगे, वो बोलेंगे सर इससे फायदा क्या होगा, आप ब्रेक कर दोगे और हम सीख भी जाएंगे तो उससे हमें मिलेगा क्या। देखो, यहीं से इंग्लिश शुरू होती है और यहीं पे आके इंग्लिश खत्म होती है। अगर आपने सेंटेंस के हर स्ट्रक्चर को, हर वर्ड को ब्रेक कर दिया, उसके बाद आपसे इंग्लिश में कुछ भी नहीं छुपा है, सारी ग्रामर आपके सामने खुल करके आ जाती है। तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनफैक्ट मैं बोलूँगा यही वो टेक्निक है जिसके जरिए आप बेहतर से बेहतर मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर करते हैं। चलिए शुरू करेंगे। आर्टिकल बेस्ड है इंडियन एक्सप्रेस पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखो, हमारे RBI गवर्नर हैं मिस्टर शशिकांत दास। इन्होंने अभी बताया कि स्टॉक मार्केट और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना। अर्थव्यवस्था तो नीचे जा रही है और स्टॉक मार्केट ऊपर आ रही है। तो उन्होंने कुछ बताया है कि किस तरह से ये जो फिनोमिना है वो किस तरह से हो रहा है। तो कुछ इस तरह का हम सीन देख रहे हैं आजकल। हो ये रहा है कि इकॉनमी जो है, देखो, ऐसे नीचे वाले ढलान पे है और स्टॉक मार्केट में उछाल आया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को। टाइटल से मैं शुरू करूंगा। देखिए, हर सेंटेंस को पहले मैं सिंपल तरीके से आपका मीनिंग निकाल के बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा उसको पार्सिंग मेथड से कैसे सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है। तो कह रहे डिस्कनेक्ट बिटवीन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट्स, मिस्टर शशिकांत दास। कह रहे डिस्कनेक्ट है, थोड़ा सा कनेक्शन टूट चुका है, और किस किस के बीच में, अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट के, शेयर मार्केट के बीच में। कहने वाले कौन है? कहने वाले हैं RBI गवर्नर शशिकांत दास। देखो, ये तो सिंपल तरीका था पढ़ने का, आप समझ भी गए होंगे इसमें, पर इसके अंदर आपके पास बहुत सारे सवाल बच जाएंगे। सर यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। अब ध्यान से देखो, ये टाइटल को अपने अगर पढ़ना जाए पार्सिंग मेथड से तो ऐसा बनेगा। अब देखो, इसमें शुरू में देयर इज जो है ना, ये इसने लिखा नहीं था, ये मैंने लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि टाइटल पैराग्राफ के अंदर सही से ग्रामर फॉलो नहीं होती है। तो ये क्या, छोटा मोटा जो है छोड़ देते हैं और मोटा मोटा लिख करके टाइटल बना देते हैं। तो एक्चुअल में टाइटल पैराग्राफ वो ऐसा था, देयर इज डिस्कनेक्ट बिटवीन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट्स, कहने वाले शशिकांत दास। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बना होना चाहिए था। अब देखो, इस सेंटेंस में ग्रीन सारे के सारे हैं नाउन्स, रेड में सारी की सारी हैं वर्ब्स, ब्लैक के अंदर है, डार्क ब्लैक के अंदर प्रेपोजिशन, और एंड ये जो आप देख रहे हो येलो में, ये सारी की सारी है कंजंक्शन। मैंने अलग अलग कलर इसलिए दिया ताकि आप पहचान सको कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। और पिंक के अंदर है एडवर्ब। अब देखो सेंटेंस कैसा बना हुआ है। सेंटेंस शुरू हो रहा है देयर नाम की एडवर्ब से। जब जब एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो और उसके बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, इनमें से कोई भी वर्ब मेन वर्ब बन के आ रही हो, मतलब कहने का क्या है, इसके बाद में कोई लिंकिंग वर्ब आ रही हो। किसके बाद में? देयर के बाद में। देयर नाम की एडवर्ब के बाद में जब जब लिंकिंग वर्ब आएगी तो देयर नाम की एडवर्ब जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करेगी, है ना। देयर वॉज ए किंग, एक राजा हुआ करता था, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी देयर, पर ट्रू सब्जेक्ट आएगा इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ये है डिस्कनेक्ट। ठीक है ना। तो डिस्कनेक्ट एक नाउन है, हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज, ये इसकी मेन वर्ब है। देयर यहाँ पे एक एडवर्ब है जो कि काम कर रही है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, डिस्कनेक्ट किसके बीच में है? बिटवीन नाम की प्रेपोजिशन से हमने बताया। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए? सर इसको चाहिए एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक ही चाहिए क्या? सर एक से ज़्यादा भी दे सकते हो। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉमा लगा दिया या आपने एंड या और लगा दिया, तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी आप इसको किसी भी प्रेपोजिशन को दे सकते हो। तो बिटवीन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, जो कि एक नाउन है। और एंड कंजंक्शन के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 1 था इकोनॉमी, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है स्टॉक मार्केट्स। समझ गए ना मेरी बात को? सर ये स्टॉक मार्केट में स्टॉक और मार्केट दोनों नाउन है, तो दोनों नाउन एक साथ कैसे आ गए? जब जब दो नाउन एक साथ में आते हैं और उनसे बनने वाले नाउन का खुद का एक वजूद होता है ना। जैसे स्टॉक मार्केट में अब स्टॉक और मार्केट नहीं रह गया, ये दोनों मिलकर के एक मार्केट के बारे में बता रहे हैं, स्पेशल मार्केट, शेयर बाजार। जब जब दो नाउन इस तरीके से एक साथ में आए और उनका आपस में कोई मिलने पे वजूद हो, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन। ठीक है ना। अब ये कंपाउंड नाउन है स्टॉक मार्केट, जिसमें स्टॉक काम कर रहा है एडजेक्टिव का बावजूद एक नाउन होने के, और मार्केट कर रहा है काम एक नाउन का। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना हुआ है। डिस्कनेक्ट इज योर सब्जेक्ट, इज योर वर्ब, देयर इज एन एडवर्ब, बिटवीन इज ए प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट नंबर 1 इकोनॉमी,
ऑब्जेक्ट नंबर 2 स्टॉक मार्केट आफ्टर द कंजंक्शन एंड, कहने वाले शशिकांत दास। चलिए आगे बढ़े। अब मेन सेंटेंस के अपने पढ़ रहे, उसके जो अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं अपने। पहले आर्टिकल का ये पहला वाला सेंटेंस आप खुद पढ़ें, फिर मैं आपको पढ़ाता हूं, फिर बढ़ेंगे पार्सिंग मेथड से इस सेंटेंस को ब्रेक करने की तरफ। चलिए, कह रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शशिकांत दास on Friday said there was a clear disconnect between the sharp surge in stock markets and the state of real economy, as surplus global liquidity was driving up the asset prices across the world। अब ध्यान से देखो, सिंपल सेंटेंस है। कह रहा आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ के इंडिया के जो गवर्नर है जिनका नाम है शशिकांत दास। ये देखो, ये पूरा है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। एक आदमी की डेजिग्नेशन, उसका नाम, वो कहाँ पे बैठता है, किस कुर्सी पे बैठता है, सारा का सारा इसको हमने एक साथ लिख दिया है। तो कह रहे ये जो सब्जेक्ट है ना, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास, इसने फ्राइडे को, ऑन फ्राइडे क्या बताया, सेड ऐसा कहा। और क्या कहा, कह रहे देयर वहां पे है एक साफ साफ डिस्कनेक्ट, एक साफ साफ आपस का टूटा हुआ कनेक्शन। अच्छा, किस किस के बीच, बिटवीन लगा के बता रहा है, शार्प सर्ज के बीच, बहुत तेजी से आती हुई उछाल के बीच। शार्प मतलब तीखा, सर्ज मतलब इंक्रीज, जो अचानक से आता हुआ उछाल है, उफान है, सर्ज है, उसके बीच। और कहाँ पे, स्टॉक मार्केट्स में। अच्छा, और किसके बीच में, देखो पहली चीज तो है शार्प सर्ज इन स्टॉक मार्केट, और बिटवीन के बाद दूसरी चीज कौन सी है, द स्टेट ऑफ रियल इकोनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रियल स्टेट है, उसकी जो सही में हालत है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, कह रहे क्योंकि ज्यादा सरप्लस जो ग्लोबल लिक्विडिटी है, दुनिया भर की जो नकदी है, वो ड्राइव अप कर रही है, ऊपर लेकर के आ रही है। और किसको, एसेट के प्राइसेस को, हमारी जो भी एसेट हमने बना रखी है, जो भी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने, उनके दामों को। और कहाँ पे, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। सेंटेंस को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाए ट्रांसलेट होकर के, फिर आपको मैं बताऊंगा इसको पार्सिंग मेथड में कैसे लगा करके इसको पढ़ना था। आरबीआई गवर्नर ने फ्राइडे को ऐसा कहा कि एक बहुत ही साफ साफ सा डिस्कनेक्ट है दो चीज़ों के बीच में। पहली चीज़ क्या क्या है, बिटवीन लगा के बताएगा। पहली चीज़ है बहुत ही तेज से आता हुआ उछाल स्टॉक मार्केट में, फिर एंड लगा के बताएगा। दूसरी चीज़ है रियल अर्थव्यवस्था की जो हालत है, स्टेट ऑफ रियल इकोनॉमी। इन दोनों के बीच में डिस्कनेक्ट है, कोई भी कनेक्शन आज की डेट में नहीं है। अब देखो ये क्यों हो रहा है, कह रहा है क्योंकि एज जो ज़्यादा लिक्विडिटी है, नकदी है, वो ड्राइव अप कर रही है असेट प्राइसेस को, हमारी पूंजी के दामों को। और कहाँ पे, पूरी दुनिया के अंदर, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्या हो रहा है, पैसे ज़्यादा आ गए दुनिया के पास, भले ही अर्थव्यवस्था नीचे है, लेकिन पैसे ज़्यादा आने की वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। समझ गए होंगे आई थिंक। अब आ जाओ अपने तरीके से पढ़ते हैं इसको, कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। सारे के सारे ग्रीन नाउन्स, सारी की सारी रेड वर्ब्स, सारी की सारी पिंक एडवर्ब्स, सारे के सारे ब्लू एडजेक्टिव्स, सारी की सारी येलो क्या, कंजंक्शंस, और डार्क में ब्लैक जो है वो है प्रेपोजिशंस। अब बढ़े आगे, चलो देखो, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक प्रॉपर नाउन है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। गवर्नर भी अपने आप में एक नाउन है ना। शशिकांत दास भी अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। ध्यान से देखो तो तीन नाउन एक साथ आ रहे हैं, नाउन प्लस में नाउन प्लस में नाउन, एक दो नहीं, तीन तीन नाउन एक साथ में आ रहे हैं। गवर्नर एक प्रॉपर नाउन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, और ये जो गवर्नर है ये अपने आप में कॉमन नाउन है ना। तीनों चीज़ें एक साथ में आ रही हैं। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम डेजिग्नेशन प्लस में नेम का कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, किसी आदमी के ओहदे के बारे में बताया जाता है, उसका ओहदा क्या है, कहाँ पे है, और उस आदमी का नाम क्या है। ये सब के सब मिलकर के एक ही चीज़ को दर्शाते हैं, ठीक है ना। क्या दर्शाते हैं, एक ही चीज़ को। इसके आगे कभी भी द नहीं लगता, क्योंकि नाम लास्ट में आने की वजह से द का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शशिकांत दास, ये सबके सब नाउन है, एक ही नाउन का मिलकर काम करेंगे, इसको बोलेंगे एक नाउन फ्रेज। चलो आ जाओ आगे। ऑन देखो, आपने सब्जेक्ट तो ढूंढ लिया, शशिकांत दास। सब्जेक्ट अगर ढूंढा है तो उसकी एक वर्ब जरूर होगी, है ना। अब देखते हैं इसकी वर्ब कहाँ है। आगे लिखा हुआ है ऑन। भाई ऑन तो प्रेपोजिशन होती है, वर्ब तो अब भूल जाओ, पहले इस ऑन को, एक प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट देना हमें, है ना। वर्ब बाद में ढूंढेंगे। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके बाद में आएगा, फ्राइडे नाम का प्रॉपर नाउन। मिल गया इसको। अब इसके बाद आ गई वर्ब सेड, है ना।
अब ये साइड किसकी वर्ब है? हमारे इस सब्जेक्ट की, जो कि अभी तक जिसको वर्ब नहीं मिली थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे इसकी वर्ब मिल गई। अब देखो इसके बाद आ रहा है देयर नाम का एक एडवर्ब। देयर एक एडवर्ब ही होती है ना। इस एडवर्ब के बाद बी फैमिली की वर्ब आ रही है। फिर से वही कहानी, जब जब देयर नाम की एडवर्ब के बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, इनमें से कोई भी बी फैमिली की वर्ब आ जाए तो वो देयर बन जाएगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और वो वर्ब बन जाएगी मेन वर्ब, और उस वर्ब के बाद बिल्कुल बाद में आ रहा होगा उसका सब्जेक्ट। तो अब ध्यान से देखो, तो ये हो गया आपकी वर्ब नंबर 2 और ये हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2। ग्रीन में है ना, डिस्कनेक्ट सब्जेक्ट है। ये क्लियर क्या है? इस डिस्कनेक्ट के बारे में बता रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा डिस्कनेक्ट भाई? क्लियर डिस्कनेक्ट, एकदम साफ साफ डिस्कनेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वर्ब नंबर 2 मिल गई, ये सब्जेक्ट नंबर 2 मिल गया। अब आ गई बिटवीन नाम की एक प्रपोजिशन। ये कैसी प्रपोजिशन है? अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट नंबर 1 प्लस में ऑब्जेक्ट नंबर 2, दोनों जुड़े होंगे एंड नाम की कंजंक्शन से। बिटवीन का काम क्या होता है? दो लोगों के बीच की किसी बात को बताना, है ना। बिटवीन राम एंड श्याम, तो राम आएगा पहला, श्याम आएगा दूसरा, तो बीच में लगेगा एंड। तो अब देखते हैं इसके दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। पहला ऑब्जेक्ट है इसका शार्प सर्ज इन स्टॉक मार्केट्स, एंड कंजंक्शन लगी। दूसरा ऑब्जेक्ट है स्टेट ऑफ रियल इकोनॉमी। समझे मेरी बात को? तो बिटवीन ने ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब इन ध्यान से देखो ना इन ऑब्जेक्ट्स को, ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट हैं, ये इनके अंदर भी खुद में भी प्रपोजिशन इन्होंने अलग अलग से ले रखी है। जैसे शार्प सर्च जो है, इसके बाद इन प्रपोजिशन है, इनका ऑब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट, और यहाँ पे स्टेट जो है इसके बाद ऑफ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इकोनॉमी, है ना। रियल इकोनॉमी, यहाँ पे रियल इकोनॉमी के बारे में बता रहा है एक एडजेक्टिव बनके। तो आपने ध्यान से देखा ना, तो बिटवीन ने दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, पहला तो पूरा का पूरा ये और दूसरा पूरा का पूरा ये, और ये ऑब्जेक्ट अपने आप में एक नाउन फ्रेज कहलाएंगे। नाउन फ्रेज कहलाएंगे क्योंकि इनमें वर्ब नहीं है, वर्ब होती तो नाउन क्लोज होते। नाउन का काम कर रहे हैं और एक से ज्यादा शब्द है इनके अंदर, नाउन फ्रेज। चलो आगे बढ़ते हैं। एज लगी कंजंक्शन। कंजंक्शन, जब भी कंजंक्शन आएगी तो मतलब एक नया क्लोज आएगा। नया क्लोज आएगा तो यहाँ पे आपने देखे दो दो एडजेक्टिव आ रहे हैं। इसके बाद में एक नाउन आ रहा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है नकदी। कैसी लिक्विडिटी है? जरूरत से ज्यादा है और पूरी दुनिया की है, ग्लोबल है। तो ये दोनों एडजेक्टिव लिक्विडिटी को मॉडिफाई कर रहे हैं। एज कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट नंबर 3 मिल गया हमें लिक्विडिटी, इसकी वर्ब मिल गई वॉज ड्राइविंग। बी फैमिली की वर्ब की आईएनजी फॉर्म तभी आएगी वर्ब बन के जब उससे पहले बी फैमिली की कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब होगी। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। देखो ये बहुत जरूरी है बी फैमिली का कॉन्सेप्ट, इनको आप समझो, ये बहुत सारे काम करता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा, मेन वर्ब जब भी बनेगी उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, मेन वर्ब भी हो रही है, ये बन गया आपका वर्ब फ्रेज। सब्जेक्ट नंबर 3, वर्ब नंबर 3, ठीक है ना। अच्छा अब क्या है, यहाँ पे एक एडवर्ब है, किस तरफ ड्राइव करना है? ऊपर की तरफ। जब जब आपको कोई प्लेस बताए ना, कोई चीज, वी वर गोइंग नॉर्थ, हम नॉर्थ में जा रहे थे, है ना। तो नॉर्थ जो है एक एडवर्ब का काम करेगा, प्लेस बताएगा हम किस तरफ मूव कर रहे थे। तो ये ड्राइव कर रहे थे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब ड्राइव किसको कर रहे थे? व्हाट या हुम का रिप्लाई किसने दिया? असेट प्राइसेस ने। समझे मेरी बात को? वर्ब से जो भी क्या या कौन का रिप्लाई दे दे वो बन जाएगा उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अक्रॉस द वर्ड एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है। वैसे इसको बना कैसे बना इसको देखना चाहें तो आप अक्रॉस एक प्रपोजिशन है और वर्ड इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पर अक्रॉस द वर्ड जो है ना, ये खुद ही एक एडवर्ब है क्योंकि ये बताता है कहाँ पे असेट प्राइसेस ड्राइव हो रहे हैं। तो वहां पे फिर से इसने वेयर की बात कर दी। जब जब कोई चीज वेयर की बात करेगी वो क्या बन जाएगी? एडवर्ब का काम करेगी। एक बार पूरा सेंटेंस में घुमा देता हूं आपके सामने, सारे सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने आ जाएं। हर वर्ड को मैं एक बार तोड़ रहा हूं। सब्जेक्ट नंबर 1 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर शशिकांत दास। इसकी वर्ब है सेट। इससे पहले ऑन आया, इसका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट था फ्राइडे। देयर एक एडवर्ब है, इसकी वर्ब नंबर 2 क्या आई? वॉज। और इस वर्ब नंबर 2 का सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है? डिस्कनेक्ट। समझ गए ना? ये वर्ब नंबर 1 थी, ये सब्जेक्ट नंबर 1 था। अब देखो क्लियर एक एडजेक्टिव था जो सब्जेक्ट नंबर 2 को मॉडिफाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन एक जो प्रपोजिशन है, इसने दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। पहला ऑब्जेक्ट है ये और दूसरा एंड कंजंक्शन के बाद ऑब्जेक्ट है स्टेट ऑफ रियल इकोनॉमी। इनके अंदर भी खुद के ऑब्जेक्ट पड़े हैं। इन प्रपोजिशन ने स्टॉक मार्केट लिया हुआ है और ऑफ प्रपोजिशन ने इकोनॉमी लिया हुआ है।
ये शार्प भी, ध्यान देना, ये शार्प भी सर्च के बारे में कुछ बता रहा है, ये रियल भी इकोनॉमी के बारे में कुछ बता रहा है, दोनों ब्लू वाले एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। एज कंजंक्शन आई, एज का मतलब होता है क्योंकि, जब कंजंक्शन बन के आए तो उसका मतलब होता है क्योंकि, जब ये क्योंकि का काम करेगा इसके बाद एक नया नाउन आएगा, नया नाउन जो है वो अपना सब्जेक्ट नंबर 3। ये दोनों एडजेक्टिव्स इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। इस नाउन की वर्ब है वॉज ड्राइविंग, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ड्राइविंग के बाद अप लगा हुआ है, कहां पे ड्राइव कर रहे हैं, एडवर्ब की बात बता रहा है। ड्राइविंग कौन कर रहा है, किसको ड्राइव कर रहे हैं, व्हाट या होम का रिप्लाई दिया असेट प्राइसेस ने, ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। अक्रॉस द वर्ड में, अक्रॉस एक प्रीपोजिशन, वर्ड है उसका ऑब्जेक्ट, पर ये पूरा का पूरा फ्रेज एक एडवर्बियल फ्रेज है। ये बता रहा है कौन सी चीज कहां पे ये काम हो रहा है ना, वेयर का रिप्लाई दे रहा है, तो ये अपने आप में एक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस का जो है काम करेगा। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना हुआ है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, जो लोग थोड़ा सा भी पार्सिंग वीडियो मेरे साथ सीख रहे हैं, सर यहाँ पे दूसरा जब क्लॉज आया था, दूसरा सब्जेक्ट आया था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 से पहले कंजंक्शन कहाँ है, कंजंक्शन कहाँ है ना। इसका जवाब है ना, मैं आपको अभी यही दे दूं क्या, समझ नहीं पाओगे तुम, चलो बता देता हूं मैं। अगर आप थंब, रूल ऑफ थंब की तरह समझ के मानना है इसको, दैट है ना, दैट एज अ कंजंक्शन, एज अ कंजंक्शन नॉट रिलेटिव प्रोनाउन, फिर बोल रहा हूं मैं, दैट एज अ कंजंक्शन कैन बी ओमिटेड, इसको आप ओमिट कर सकते हो। दैट एज ए कंजंक्शन कैन बी ओमिटेड, दैट को एज ए कंजंक्शन जब यूज कर रहे हो, ना भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, वो अपने आप ही सेंटेंस के अंदर अपना मीनिंग दे देगी। जैसे शी टोल्ड मी दैट शी इज कमिंग, शी टोल्ड मी दैट शी इज कमिंग, इस दैट को निकाल दो, शी टोल्ड मी शी इज कमिंग, उसने मुझे बताया कि वो आ रही है। अगर दैट को रखूं तो उसने मुझे बताया कि दैट की वो आ रही है। अगर मैं दैट को ना भी रखूं ना तो भी मेरा सेंटेंस का मीनिंग निकल जाएगा। सेंटेंस के अंदर मैं दैट के बिना भी सेंटेंस को काम चला सकता हूं। तो शी टोल्ड मी शी इज कमिंग इज ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, दैट की इसमें जरूरत नहीं है। अगर बीच में रख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो यहां पे जो है ना सेड के बाद में दैट रखा था, क्या कहा, ये कहा कि, ये दैट जो हमने ओमिट कर दिया, इस वजह से क्लॉज नंबर 2 इसके बाद में शुरू हो रहा है, कंजंक्शन बीच में फंसी हुई है, इनविजिबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर देता हूं, अभी से मैं इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस और वोकैबुलरी की जो वीडियोस है इस चैनल पे नहीं लाऊंगा, क्योंकि इस चैनल पे क्या है, अलग अलग टाइप की ऑडियंस इकट्ठी हो रही है। कुछ लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, कुछ लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना, कुछ लोगों को राइटिंग स्किल्स की सीखनी है। तो राइटिंग स्किल्स की हम यही रख लेंगे भले ही, और जो है ना एडिटोरियल्स के अलावा जो भी वीडियोस हैं वो एक नए चैनल पे मैं डाल रहा हूँ। नया चैनल है अपना स्पोकन इंग्लिश लैब, आपको मैं दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा है, जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लेना। कल से मैं इस चैनल के अंदर स्पोकन इंग्लिश की और वोकैबुलरी वीडियोस रात से पब्लिश करना शुरू करूंगा। तो कल रात में एक वीडियो लाइव करेंगे, प्रोबेबली प्रीमियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस चाहिए तो। चलो आगे बढ़ेंगे। एज के बारे में कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं कन्फ्यूजन निकाल देता हूँ। एज कैसे काम करता है, एक सेकंड वीडियो देख लें, वीडियो लंबी बहुत हो जाती है यार, है ना पार्सिंग वाली। एज के 3 काम होते हैं, प्रेपोजिशन भी होती है, कंजंक्शन भी होती है, एडवर्ब भी होती है। आप बोलते हो ना सर एज कभी तो क्योंकि का काम कर रहा है, कभी जैसे कि का काम कर रहा है, कभी ये कुछ भी काम नहीं करता, तो ये कैसे होता है काम, है ना। समझो एज जो है ना वो 3 तरह की फॉर्म जो है अपनी लेता है। ये सेंटेंसेस देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। शी वर्क्स हियर एज माई सेक्रेटरी, वो यहाँ काम करती है मेरी सेक्रेटरी की जैसे। मतलब एज जो है ना ये एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, यहाँ इसने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ सेक्रेटरी। साफ साफ आपके सामने देखते आपको मालूम चल रहा है ना, शी वर्क्स हियर एज माय सेक्रेटरी। तो ये प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन है, तो इसका मतलब होता है की तरह, समझ गए ना, या इसके जैसे, वो मेरे सेक्रेटरी के जैसे या सेक्रेटरी के ओहदे पे काम यहाँ पे करती है। तो एज ए प्रेपोजिशन का मतलब होता है की तरह। अब आगे देखो, माय सेक्रेटरी डजंट नो एनीथिंग एज शी इज इनएक्सपीरियंस्ड, मेरी सेक्रेटरी कुछ नहीं जानती है क्योंकि वो बहुत ही नौसिखिया है। यहाँ पे एज क्या बता रही है, क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि। इसको आप बिकॉज भी लिख सकते थे, बिकॉज शी इज इनएक्सपीरियंस्ड। तो एज जब क्योंकि का काम करता है, क्योंकि का काम करता है, तो ये क्या होता है, एक कंजंक्शन का काम कर रहा होता है। इसके बाद में एक नया क्लॉज भी आ रहा होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज आपने समझी, एज जब क्योंकि का काम करता है तो उसके बाद में क्लॉज आता है और ये काम कर रहा होता है कंजंक्शन का। अब तीसरा देखो, इंडिया हैज इम्पोज्ड लॉकडाउन एज कोविड-19 स्प्रेड्स क्विकली। इस सेंटेंस का मीनिंग ऐसा भी निकल सकता है, इंडिया ने इम्पोज कर दिया, लॉकडाउन को लगा दिया है, जैसे ही कोविड-19 स्प्रेड कर रहा है बहुत तेजी से।
क्योंकि या जैसे ही, दोनों में से जो मतलब आप इसका निकाल लो। तो जैसे कि करके भी आप इसका मतलब निकाल सकते हो और क्योंकि भी निकाल सकते हो। तो एज का एज ए कंजंक्शन है, क्योंकि भी मतलब निकलता है, और कभी कभी ऐसे भी निकलता है जैसे कि, है ना, जैसे ही ये काम हो रहा है इसलिए ये काम हो रहा है, समझ गए ना। इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस। इस बहुत तेजी से बारिश शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला। तो एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस, तो एज जो है जैसे ही का काम भी कर सकता है एज ए कंजंक्शन। अब ये आपका विवेक है, आपके दिमाग की इंटेलेक्चुअल है, आप बताओगे अपने एक्सपीरियंस से क्योंकि का काम कर रहा है या जैसे कि का काम कर रहा है, ये आपको चूज करना है सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब तीसरा काम क्या है इसका, एडवर्ब। एडवर्ब में एज दो बार आएगा, इसका मतलब ऐसा बनेगा, ऑल ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश एज स्मूथली एज आई डू। तुम सब इंग्लिश बोल सकते हो उतने ही स्मूथली जितना स्मूथली मैं बोलता हूं। तो ऐसे ना, एज बीच में एक एडवर्ब या बीच में एक एडजेक्टिव आ रहा होगा, ये वाला जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एज का एडवर्ब वाला फॉर्म। इसको सिमिली बोला जाता है ना। सिमिली मतलब क्या है, कंपैरिजन करता है, दो चीजों को एक जैसा ही बताता है। तुम्हारी इंग्लिश और हमारी इंग्लिश एक जैसी है ना, इसको सिमिली बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। चलो एज के तीनों रूल आपने मेरे साथ यूजेस देखे, इनको लिख लेना साफ साफ। एज का है ना, इसके बाद कुछ भी नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसका जो है ना सारा का सारा हमने बैकग्राउंड देख लिया है, बस यही है एज के अंदर। चलो अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। पहले आप इसको कोशिश कर लेना, फिर मैं आपको पढ़ा देता हूं, फिर अपने पार्सिंग मेथड चलेंगे। चलिए, कह रहा है ही एक्सपेक्टेड, उसने एक्सपेक्ट किया, डेफिनेटली ए करेक्शन अहेड, जरूर ही एक करेक्शन को और आगे, अहेड मतलब और आगे। तो उसने एक्सपेक्ट किया, आशा की, पक्का से एक आगे करेक्शन को। करेक्शन का मतलब होता है मार्केट में जब चीजें करेक्शन होती है ना, तो मार्केट या तो गिरेगी बहुत तेजी से या बहुत तेजी से ऊपर आएगी। जब चीजें बिल्कुल बैलेंस के अंदर आएंगी तब उसको कहते हैं करेक्शन होना। तो उसने एक्सपेक्ट किया ऐसा को, और कहां पे, स्टॉक मार्केट के अंदर। कह रहा बट सेक्ट, लेकिन कहा, द सेंट्रल बैंक वॉज प्रिपेयर्ड, सेंट्रल बैंक प्रिपेयर्ड था, तैयार था टेक करने के लिए, लेने के लिए सारे कदमों को जो जरूरी हैं, रिक्वायर्ड हैं, बनाए रखने के लिए आर्थिक स्टेबिलिटी को, आर्थिक संतुलन को। तो उसने बोला मार्केट में करेक्शन जरूर आएगा, लेकिन आरबीआई तैयार है मार्केट को गिरने नहीं देने वाला। चलो अब आ जाओ, इसको पार्सिंग मेथड से पढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड यहाँ पे वर्ब है, ये रह गई है लाल होने से, तो इसको रेड कर लेना, है ना। ही आपका सब्जेक्ट है। कैसे बना सब्जेक्ट, सर ये है एक प्रोनाउन, लॉजिक समझो इसका, ये है प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन जेरिन का काम होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बनना, या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। इससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, ही से पहले कोई वर्ब आ रही है, नहीं आ रही, ये तो अपना वर्ड ही पहला है सेंटेंस का। इससे पहले कोई प्रेपोजिशन आ रही है, नहीं आ रही, मतलब ही 99% हमारा सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसकी एक वर्ब होगी, सब्जेक्ट वो होता है जिसकी एक वर्ब हो, इसकी वर्ब मिल गई, इसके बाद हमें एक्सपेक्टेड, ये बन गई इसकी वर्ब, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई। अब देखो डेफिनेटली, ये एलवाई वाले होते हैं ना, ये 80-90% सारी की सारी एडवर्ब्स होती हैं, सब की सब नहीं, फिर बोल रहा हूँ एलवाई वाली सब की सब एडवर्ब्स नहीं होती, फिर भी 80-90% जिनके लास्ट में एलवाई हो, आपका पहला शक होना चाहिए ये एडवर्ब ही होगी। डेफिनेटली का मतलब होता है पक्का से, है ना। कैसे एक्सपेक्ट किया भाई, डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया, पक्का ही एक्सपेक्ट किया, उसकी एक्सपेक्टेशन में बहुत पक्का था। एडवर्ब ऑफ मैनर किस तरीके के बारे में बताती है ना, ही रोट इट वेरी ब्यूटीफुली, उसने इसको बहुत खूबसूरती से लिखा। अब तरीका बताया ब्यूटीफुली ने, तो ब्यूटीफुली बन गई एडवर्ब। वैसे ही इसने एक्सपेक्ट किया डेफिनेटली, इसने एक्सपेक्ट करने का तरीका बताया डेफिनेटली, तो डेफिनेटली बन गई एडवर्ब। समझो इसको, एडवर्ब ऑफ मैनर, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। अब देखो एक्सपेक्ट किसको किया, वट या हुम का जो रिप्लाई दे दे वो बन जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसने एक्सपेक्ट किया एक करेक्शन को, मार्केट में एक सुधार को, एक उथल पथल को, है ना। तो एक्सपेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया करेक्शन नाम का नाउन। अच्छा करेक्शन कहाँ पे, आने वाले वक्त में अहेड, ये अहेड बता रहा है एडवर्ब बनके किसकी, प्लेस की, आने वाले वक्त में होने वाला है काम, आज नहीं आने वाले वक्त में। तो अहेड जो है इस एडवर्ब को जो है, इस एडवर्ब बनके इस सेंटेंस को कर रहा है मॉडिफाई। अब आ जाओ इन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट, फिर से एक कंपाउंड नाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनके। अब देखो आगे बट नाम की कंजंक्शन, बट के मैंने सारे यूज आपको खबरी पे करवाए हैं, कब ये कंजंक्शन बनता है, कब ये एडवर्ब बनता है, कब ये प्रेपोजिशन बनता है। यहाँ पे काम कर रहा है कंजंक्शन का, कैसे पता लगा, इसके बाद में सीधे सीधे एक दूसरी वर्ब आ रही है।
एक सब्जेक्ट दो वर्ब ले सकता है, बल्कि 2000 वर्ब्स भी ले सकता है, अगर उनके बीच में उतनी ही कंजंक्शंस हो। मान लो पहली वर्ब आ गई, बीच में कॉमा लगा दिया, फिर दूसरी वर्ब लगा दो, फिर कॉमा लगा दो, फिर तीसरी वर्ब लगा दो, फिर कॉमा लगा दो, फिर चौथी वर्ब लगा दो, फिर लास्ट वाली से पहले बस एंड लगा देना, जो लास्ट वाली होगी उससे पहले एंड आ जाएगा। अब देखो एंड या बट एक कंजंक्शन होती है, यहाँ पे लगाइए बट नाम की कंजंक्शन को इसने। तो एक्सपेक्टेड इसकी वर्ब नंबर 1, सेड नंबर इसकी वर्ब नंबर 2, किसकी? ही नाम के सब्जेक्ट की। अब देखो बट तो आ गया, इसके बाद अब आगे कह रहा है बट सेड ऐसा कहा। अब देखो यहाँ पे दैट लगा हुआ है बीच में, क्या कहा कि, देखो सेड, टेल, इन सब के बाद में दैट नाम की कंजंक्शन बीच में हिडन होती है, जिसको हमने ओमिट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक कंजंक्शन आई है दैट, जो कि छिपी हुई है। अब इसके बाद नया क्लोज शुरू हो रहा है, क्लोज का सब्जेक्ट है सेंट्रल बैंक, इसकी वर्ब है वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, प्रिपेयर्ड एक एडजेक्टिव है ना, प्रिपेयर्ड एक एडजेक्टिव है। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसको बोलते हैं नकारा वर्ब। क्या होती है? नकारा वर्ब। क्या काम करती है? ये सब्जेक्ट बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी, एडजेक्टिव बन जाएगी, एडवर्ब बन जाएगी, पर कभी भी मेन वर्ब नहीं बनेगी। इसलिए टेक हमारी मेन वर्ब नहीं है, सेड हमारी मेन वर्ब है, एक्सपेक्टेड हमारी मेन वर्ब है, वॉज हमारी मेन वर्ब है। तो ये टू टेक क्या है? प्रिपेयर्ड है। किस मकसद से? टू टेक यहाँ पे मकसद बता रही है, इन्फिनिटिव एक मकसद बताता है तो एक एडवर्ब कहलाता है ना। अच्छा, टेक किसको करना है? इसने हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ स्टेप्स को। कौन से स्टेप्स हैं भाई? जो रिक्वायर्ड है, जिनकी जरूरत है ना। रिक्वायर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम कर रही है। स्टेप्स ने कुछ नहीं किया, रिक्वायर्ड नहीं किया, वो स्टेप्स जो हमें जरूरत है। अच्छा, जरूरत किसके लिए? मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, फिर से एक इन्फिनिटिव। अच्छा, किसको? स्टेबिलिटी को। और कैसी स्टेबिलिटी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक एडजेक्टिव काम कर रहा है, स्टेबिलिटी इसका ऑब्जेक्ट है, फाइनेंशियल एक एडजेक्टिव है। सारे वर्ड्स में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, माला में मोतियों की तरह पिरोए हुए हैं, ऐसे आप समझना इनको। सब्जेक्ट है ही, इसकी वर्ब नंबर 1 है एक्सपेक्टेड, इसकी बट कंजंक्शन के बाद वर्ब नंबर 2 है सेट, ठीक है ना। उसके बाद दैट नाम का कंजंक्शन यहाँ फंसा हुआ है। जनरली सैड, टेल ऐसी वर्ब्स के बाद में ये होता है। इस कंजंक्शन को हमने लिखा नहीं है, पर नहीं भी लिखा तो सब्जेक्ट नंबर 2 तो आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट नंबर 2 है सेंट्रल बैंक, जहाँ पे सेंट्रल एक एडजेक्टिव, बैंक एक नाउन। सेंट्रल बैंक की वर्ब है वॉज, प्रिपेयर्ड एक एडजेक्टिव है, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंक वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव्स को भी ले सकती है। अच्छा, टू टेक एक इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ स्टेप्स, ऑल बता रहा है इस इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट के बारे में। कौन से स्टेप्स? सारे के सारे स्टेप्स। रिक्वायर्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी हैज, हैव, हैड के बिना आ जाए तो वो एक एडजेक्टिव का काम करती है। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं है, क्योंकि स्टेप्स ने कुछ रिक्वायर नहीं किया। स्टेप्स तो ऑलरेडी इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, इस टेक नाम के इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है, इससे बंधा हुआ है, तो ये वर्ब ले ही नहीं सकता, इसको वर्ब लेने का अधिकार ही नहीं है। समझ गया ना मेरी बात को? तो ये एक वर्ब नहीं है, एक्चुअल में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो एडजेक्टिव का काम करती है, पास्ट पार्टिसिपल। टू मेंटेन फिर से एक इन्फिनिटिव है, इसके ऑब्जेक्ट है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को मॉडिफाई कर रहा है फाइनेंशियल। बीच में दो एडवर्ब्स यहाँ पे आई हैं, करेक्शन जो है इस जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट्स। समझ गया? आई थिंक पूरा क्लियर है आपके सामने। अब एक सवाल है कई लोगों का, पहला सवाल, क्या सर हर इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं। आई वेंट देयर टू स्टडी, मैं वहाँ गया पढ़ने, स्टडी करने के लिए। अब स्टडी के बाद में लिख दो मैथमेटिक्स, आई वेंट देयर टू स्टडी मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स लिख दोगे तो स्टडी नाम के इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट बना दोगे। पर अगर मैथमेटिक्स नहीं लिखोगे तो भी क्या फर्क पड़ गया इस इन्फिनिटिव को? आई वेंट देयर टू स्टडी, मैं वहां गया पढ़ने। समझ गए मेरी बात को? तो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। फिर डाल दो कमेंट सेक्शन में, सर इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया, आपने तो बताया तो ऑब्जेक्ट आता है। अरे आता है जब दिया जाए, ना दिया हो तो ना, इसकी इच्छा हो तो नहीं लेगा। इसको किसी डॉक्टर ने लिख करके दिया कि आपको ऑब्जेक्ट लेना है, लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो इसकी इच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंस हमने कर लिया। अगला सेंटेंस आप देखें, शायद लास्ट सेंटेंस है आज का। मैं चाह रहा हूँ वीडियो को 30 मिनट के अंदर रखूँ, आई थिंक ऑलरेडी हो चुकी है 25 मिनट की। पढ़ लो पहले फटाफट, फिर मैं पढ़ा देता हूँ। चलो, कह रहे इसको ऐसा करते हैं, वहीं चल के पढ़ते हैं पार्सिंग वाली वे के अंदर ही, है ना। कह रहे द डिस्कनेक्ट ड्रिवन बाय मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्टेड बाय द सेंट्रल बैंक्स was a global phenomenon and not particular to India, he said Friday in an interview with news channel CNBC आवाज। कह रहा है दिस डिस्कनेक्ट, ये जो इन दोनों के बीच का
कनेक्शन टूटे होने का काम जो है ना, डिसकनेक्शन जो है। कह रहे जो कि ड्रिवन है, जिसको ड्राइव किया गया है, जिसको आगे लाया गया है, किसके द्वारा? बहुत ही बड़े लिक्विडिटी के द्वारा, बहुत ही बड़ी कैपिटल के द्वारा, नकदी के द्वारा। अच्छा, कैपिटल कौन सी है? जिसको इंजेक्ट किया गया है, ठूस ठूस के भरा गया है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे पाकिस्तान का होगा रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, हो भी सकता है ना। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। कह रहे ये जो डिस्कनेक्ट है ना, ये था एक दुनिया भर में होने वाली घटना, ग्लोबल फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब होता है स्पेशल इवेंट, ग्लोबल मतलब वैश्विक। और कह रहे ये नहीं था एंड नॉट, नहीं है पेक्यूलियर टू इंडिया, इंडिया के लिए बिल्कुल भी स्पेसिफिक। पेक्यूलियर का मतलब होता है स्पेसिफिक, और इसके बाद में हमेशा टू नाम की प्रेपोजिशन फिक्स होती है। तो कह रहे ये पेक्यूलियर टू इंडिया नहीं है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में होने वाला फिनोमेना है। कह रहा है ही सेड, उसने ऐसा कहा फ्राइडे को, जो अपने शुक्रवार को, एक इंटरव्यू में। और किसके साथ? न्यूज चैनल CNBC आवाज के साथ। ध्यान देना, इस सेंटेंस में एक एरर है, आपको लास्ट में बताऊंगा मैं क्या एरर है, पहले इसकी पार्सिंग करके इसको देखते हैं। समझ गए ना? कह रहे डिस्कनेक्ट है जो कि ड्रिवन बाय है बहुत बड़े लिक्विडिटी के द्वारा, जिसको ठूस ठूस के इंजेक्ट किया गया है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक के द्वारा। कह रहे ये था पूरी दुनिया में होने वाला ग्लोबल फिनोमिनन, और नहीं पर्टिकुलर था, नहीं खास था इंडिया के लिए। ऐसा कहने वाले थे ये लोग, ये जो है अपने जो RBI गवर्नर साहब हैं, और कहा इन्होंने फ्राइडे को एक इंटरव्यू में इस चैनल के साथ में। अब पार्सिंग कर दूं इसकी, ग्रीन वाले सब सब्जेक्ट हैं, मतलब ग्रीन के वाले सब नाउन है, ये वाले सब एडजेक्टिव हैं, ब्लू वाले, लाल में सारी वर्ब्स हैं, नोट में सारी एडवर्ब्स हैं। ठीक है ना? चलो, कह रहे डिस्कनेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। कैसे पता लगा? इससे पहले दिस नाम का एक एडजेक्टिव आ रहा है। कौन सा एडजेक्टिव होता है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस कार, दैट कार, दीज कार्स, दोज कार्स, दिस दैट दीज दोज, क्या बताते हैं? डिमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी चीज के बारे में, और एडजेक्टिव का काम करते हैं। हालांकि मैंने इसको कलर नहीं दिया, ये वाला कलर नहीं दिया मैंने इसको, डार्क ब्लू, अब समझ लेना एडजेक्टिव है। इससे पहले कोई वर्ब आ रही है? नहीं आ रही। इससे पहले कोई प्रपोजिशन आ रही है? नहीं आ रही। तो ये डिस्कनेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट है। अब देखो ड्रिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म V2, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन है ना, तो V3 है, V2 भी नहीं है। अगर ये V3 है, अगर ये V3 है तो इससे पहले हैज, हैव या और हैड आना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? हैज, हैव और हैड आना चाहिए। अगर तीनों में से कोई नहीं आ रहा तो ये V3 तो है, पर ये एडजेक्टिव है, मेन वर्ब नहीं है। तो इसलिए डिस्कनेक्ट के बारे में बताएगी। डिस्कनेक्ट वो है जो ड्रिवन है, जिसको आगे लाया गया है ना। अब बाय प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से पहले एक एडजेक्टिव आ रहा मैसिव, बता रहा है लिक्विडिटी के बारे में। कैसे लिक्विडिटी? बहुत बड़ी लिक्विडिटी, बहुत सारी नकदी है ना, मैसिव लिक्विडिटी। बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसके बाद आ गया इंजेक्टेड नाम की वर्ब। अब बोलो सर ये V2 है, V3 है? ना ये V2 है ना ये V3 है, ये एक एडजेक्टिव। लिक्विडिटी तो इस बाय प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ था। इस इंजेक्टेड की वर्ब, ये इस इंजेक्टेड को अपनी वर्ब नहीं बना सकता। समझ रहे मेरी बात को? इस इंजेक्टेड को ये लिक्विडिटी अपनी वर्ब नहीं बना सकता। अगर ये वर्ब नहीं बना सकता तो ये लिक्विड, ये जो इंजेक्टेड है ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। वो वाली लिक्विडिटी जिसको इंजेक्ट किया गया, अब देखो बाय किसके द्वारा? बैंक्स के द्वारा, सेंट्रल बैंक्स है ना। सेंट्रल एक एडजेक्टिव, बैंक्स एक नाउन। इतना समझ गए ना? देखो इतना समझ गए ना? सब्जेक्ट एडजेक्टिव इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। बाय प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट मॉडिफाई इसको कर रहा है मैसिव नाम का एडजेक्टिव। फिर इंजेक्टेड एक एडजेक्टिव जो कि इस लिक्विडिटी को कर रहा है जो है मॉडिफाई। उसके बाद बाय प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है बैंक्स, सेंट्रल कर रहा है इस बैंक्स नाम के नाउन को मॉडिफाई। अब देखो आ गई वॉज। वॉज के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब नहीं आ रही, मतलब ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब है। इसको बोलेंगे लिंक वर्ब। बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बन के आ जाए, दैट इज कॉल्ड अ लिंक वर्ब। तो डिस्कनेक्ट की लिंक वर्ब है वॉज। समझे ना? सब्जेक्ट और ये है इसकी वर्ब। ठीक है। अब देखो वॉज के बाद में सीधे सीधे जो नाउन या एडजेक्टिव आ जाए वो लिंक वर्ब को, लिंक वर्ब जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से मिला देती है ना। तो वॉज के बाद में सीधे सीधे लिंक वर्ब के बाद में जो भी नाउन या एडजेक्टिव आ जाए वो कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे एक एडजेक्टिव आ रहा है ग्लोबल और फिनोमिनन आ रहा है एक नाउन। तो ग्लोबल फिनोमिनन हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए ना? ग्लोबल फिनोमिनन हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये है हमारा सब्जेक्ट। एंड कंजंक्शन आ रही है। एंड कंजंक्शन के बाद में नॉट नाम की एडवर्ब आ रही है। अब देखो ध्यान देना, एंड कंजंक्शन किसको मिलाएगी? दो वर्ब्स को मिलाएगी, दो नाउन्स को मिलाएगी, दो सब्जेक्ट्स को मिलाएगी, दो एडजेक्टिव्स को मिलाएगी। यहाँ पे एंड कंजंक्शन से पहले एक नाउन आ रहा है,
इसके बाद में एक एडवर्ब आ रही है, मतलब कुछ गड़बड़ है। इस एंड कंजंक्शन को इन दोनों को मिलाने के लिए नहीं लगाया गया, इसको किसी और चीज़ से मिलाने के लिए लगाया गया। अगर आप ध्यान दो ना, इस एंड कंजंक्शन से पहले ये वॉज नाम की वर्ब और इस एंड कंजंक्शन के बाद नॉट नाम की एडवर्ब, यहाँ पे वॉज बीच में छिपा हुआ है। समझ मेरी बात को? डिस्कनेक्ट ने दो वर्ब्स ली हुई है, पहली वर्ब है वॉज, दूसरी वर्ब है एंड कंजंक्शन के बाद वॉज नॉट। पर वॉज दूसरी बार नहीं लगा क्योंकि वॉज को हम एक बार लिख चुके हैं, रिपीट करना हमें नहीं होता। तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन के बाद वर्ब नंबर 2। अब यहाँ पे वर्ब नंबर 2 लिखी नहीं हुई है, फिर बोलोगे सर वॉज तो यहाँ पे है ही नहीं। अरे भाई यहाँ आ चुका वॉज, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वॉज छुपा हुआ है। तो वॉज नंबर 2 आ गई। एडवर्ब होती है नॉट, नॉट एक एडवर्ब नेगेशन है। वॉज के बाद जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया वो आया पेक्यूलियर नाम का एडजेक्टिव। पेक्यूलियर का मतलब होता है खास, है ना। टू नाम की प्रपोजिशन इसके बाद फिक्स है, पेक्यूलियर टू, यूनिक टू, पेक्यूलियर टू। अच्छा, पेक्यूलियर टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इंडिया। अब देखो कोमा लगा, एक नया क्लॉज शुरू हो गया, ही सेड, ऐसा कहने वाले थे वो। ही उसकी सब्जेक्ट, सेड उसकी वर्ब। अब देखो यहाँ आया फ्राइडे, सेड के बाद में सीधे सीधे फ्राइडे आ रहा है, यही आपकी एरर है। जब जब डेट्स आती है ना, डेट्स, उनसे पहले आप क्या लगाते हैं? ऑन। दिनों के नाम से पहले, वारों के नाम से पहले, ईयर्स के नाम से पहले हमेशा लगता है ऑन। तो ही सेड ऑन फ्राइडे, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंटरव्यू। विद प्रपोजिशन इसका नाम है, इसका ऑब्जेक्ट है न्यूज चैनल जिसका नाम है CNBC आवाज। समझ गए पूरे सेंटेंस को? एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। डिस्कनेक्ट सब्जेक्ट है, ड्रिवन एक एडजेक्टिव है, बाय प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है इसको, बाय का ऑब्जेक्ट है लिक्विडिटी। इसको दो एडजेक्टिव मिले हुए हैं, एक तो मैसिव से पहले और इसके बाद में इंजेक्टेड, है ना। दो एडजेक्टिव इसको मिले हुए हैं। बाय प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है बैंक्स। वॉज अपनी मेन वर्ब है किसकी? इस डिस्कनेक्ट नाम के सब्जेक्ट की। ये है मेन वर्ब नंबर 1। इस वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ग्लोबल फिनोमिनॉन। अब एंड आया, कंजंक्शन आई, कंजंक्शन के बाद वर्ब नंबर 1 आई थी ना, तो वर्ब नंबर 2 आई। यहाँ पे वॉज छुपा हुआ था क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है, नॉट एडवर्ब होगी। अब पेक्यूलियर जो होगा वर्ब नंबर 2 के आने के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नंबर 2, है ना। जब जब मेन वर्ब बन के आती है वी फैमिली की वर्ब तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। 2 के बाद इसके बाद 2 प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इंडिया। ही एक तीसरा सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट नंबर 2, इसकी वर्ब है वर्ब नंबर 2 सेट। यहाँ पे कोमा लगने की वजह से कंजंक्शन का काम कर दिया कोमा ने, नया सब्जेक्ट नया वर्ब उसका हमें मिल गया। फ्राइडे एक नाउन है, इससे पहले ऑन प्रपोजिशन होनी चाहिए जिसका ये ऑब्जेक्ट बनेगा। सेंटेंस में एक एरर है, ऑन प्रपोजिशन ना लगे होने की। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंटरव्यू। विद प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है न्यूज चैनल CNBC आवाज। क्लियर? आई थिंक पूरा खोल करके समझा दिया आपको कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। आर्टिकल लगा हुआ है ए, है ना, क्या काम करता है? एक को दर्शाता है। आर्टिकल का मतलब एक। ग्रामर सीरीज में आ जाएंगे आर्टिकल, ध्यान ज़्यादा परेशान मत होना, एक पूरे आधे घंटे की वीडियो में आर्टिकल पूरे आपको मैं करवा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जस्ट ए मिनट, 2 सेंटेंस बचे हैं। एक काम करते हैं, एक सेंटेंस कर लेते हैं, एक सेंटेंस आप करना, है ना। चलो, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैव पम्प्ड इन मोर देन 6 बिलियन ट्रिलियन इनटू फाइनेंशियल मार्केट्स एंड रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स टू नियर जीरो टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये क्या, न्यूज़पेपर वाले क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतना सारा कुछ इनको टाइप करना होता है ना। तो कोविड-19 पैंडेमिक इन्होंने लिख दी है ना 19 की जगह। तो गलतियां ये जनरली अक्सर करते रहते हैं, जैसे आपके सामने आपने अभी देखी। कह रहा सेंट्रल बैंक जो है ना ग्लोबल दुनिया भर के, उन्होंने पंप इन किया है, उन्होंने इंजेक्ट किया है। पंप इन करना, इंजेक्ट करना, इन्फ्यूज़ करना, फिल करना, ये सब का मतलब होता है भरना। तो इन्होंने जैसे पंप से आप हवा भरते हैं वैसे पंप इन किया है, से ज़्यादा, मोर देन, से ज़्यादा 6 ट्रिलियन से ज़्यादा इन्होंने डाला है फाइनेंशियल मार्केट्स में, हमारे आर्थिक बाजारों में। और इन्होंने ही रिड्यूस कर दिया है इंटरेस्ट रेट्स को, कहाँ तक? लगभग 0 तक, है ना। क्यों? टैकल कर पाएँ, डील विद कर पाएँ, निपट पाएँ। डील विद करना, टैकल करना एक ही बात है। डील विद कर पाएँ, टैकल कर पाएँ, निपट पाएँ प्रभाव से, असर से कोविड-19 पैंडेमिक के, महामारी के और पूरी दुनिया के ऊपर। तो ऐसा ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने किया है पंप इन करके। समझ गए? चलो आ जाओ, अब इसके हिसाब से देखते हैं अपने। ग्लोबल एडजेक्टिव, सेंट्रल एडजेक्टिव, बैंक्स एक नाउन। ये नाउन है, इससे पहले कोई वर्ब है? नहीं है। इससे पहले कोई प्रेपोजिशन है? नहीं है। तो ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। फॉर्मूला के हिसाब से ये बन गया सब्जेक्ट। अब देखो इसके बाद में हैव पम्प्ड।
हैव, हैज, हैड के बाद में V3 आ जाए तो आपकी सीधे सीधे आपको वर्ब मिल गई। जैसे ही आपने इस वर्ब को देखा आपको पता लग जाएगा मेरे पिछले सब्जेक्ट की अब वर्ब मुझे मिल चुकी है। आपको क्या करना है, इनको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से चेक करना है। बैंस एक प्लूरल है, अपने साथ में हैव लेगा, हैज ले भी नहीं सकता, इसके हिसाब से देखा जाए तो हैव बिल्कुल सही है। तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई हैव पम्प्ड इन। अब आगे बढ़े। मोर देन, देखो मोर एक एडवर्ब होती है, देन एक कंजंक्शन भी होती है, पर मोर देन जो है ना, मोर देन ये होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। मोर देन क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज। इसको आप ऐसे भी बता सकते हो आप, है ना, मोर देन दिस, है ना। तो मोर देन जो है एक एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के बाद 6 ट्रिलियन जो डॉलर है वो जो है अपना बन गया, जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई जिससे वो हो रहा है। अब देखो पंप इन जो है ना, पंप इन एक फ्रेजल वर्ब होती है। क्या होती है, फ्रेजल वर्ब। इसमें पंप एक वर्ब है, इन एक प्रपोजिशन है। तो पंप इन का जो ऑब्जेक्ट है ना, या तो पूरे पंप इन का ले लो, चाहे आप इन प्रपोजिशन का ले लो, तो इनका जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो बनेगा 6 ट्रिलियन यूरो। समझे मेरी बात को। इस इन प्रपोजिशन का मान लो, चाहे इस पंप इन फ्रेजल वर्ब का मान लो, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, 6 ट्रिलियन यूरो। जो मोर देन है इस ऑब्जेक्ट के आगे एडजेक्टिव काम करके इसको मॉडिफाई कर देगा। आप समझ गए ना। चलो, इनटू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मार्केट्स। कैसी मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट। एडजेक्टिव है, ये भी इस मार्केट्स को कर रहा है मॉडिफाई। अब देखो एंड के बाद आ गया रिड्यूस्ड। अब ये रिड्यूस्ड को मुझे लाल रंग देना था, है ना। ये रिड्यूस्ड जो है वर्ब नंबर 2 है। वर्ब नंबर 1 क्या थी, हैव पम्प्ड इन। वर्ब नंबर 2 क्या है, हैव रिड्यूस्ड। हैव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपने लिख दिया। समझ रहे हो बात को। सब्जेक्ट वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2। इसको रेड कलर देना है, मैंने गलत दे दिया, इसको ब्लू कलर, गलती हो गई है, माफ कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस किसको किया भाई, इंटरेस्ट रेट्स को। वट या हुम का जो रिप्लाई दे दे वर्ब से वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। वट का रिप्लाई दिया इंटरेस्ट रेट्स ने, बन गई इस रिड्यूस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखो कहां तक की है, टू नियर जीरो। यहां पे टू जो है नकारा वर्ब नहीं बना रहा क्योंकि इसके बाद में नियर और जीरो दोनों में से कोई भी वर्ब नहीं है। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव बनाता है, पर यहां पे तो आई नहीं रही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां आ रही है, जीरो एक एडजेक्टिव या एक नाउन, नियर एक एडजेक्टिव। मतलब टू यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं बल्कि एक प्रेपोजिशन का काम करेगा। टू का ऑब्जेक्ट है जीरो और नियर नाम का जो है एडजेक्टिव इसके आगे आएगा। अब देखो, अब आइए नकारा वर्ब टू टैकल करने के लिए। नकारा वर्ब का ऑब्जेक्ट है इम्पैक्ट। इस इम्पैक्ट को ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कोविड-19 या 19 पैंडेमिक। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इकोनॉमी। ग्लोबल इस इकोनॉमी को मॉडिफाई करेगा। समझ गए पूरे सेंटेंस को। दोनों एडजेक्टिव सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट की वर्ब नंबर 1 है हैव पम्प्ड इन। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है 6 ट्रिलियन डॉलर्स। मोर देन एक एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। इनटू एक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मार्केट्स को फाइनेंशियल मॉडिफाई कर रहा है। एंड कंजंक्शन है, इसके बाद में रिड्यूस्ड नाम की वर्ब नंबर 2 आई। इस रिड्यूस का ऑब्जेक्ट है इंटरेस्ट रेट्स। टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है क्योंकि इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही। अगर ये प्रेपोजिशन है तो एक ऑब्जेक्ट लेगी, जीरो नाम का नाउन ले रखा है। नियर एक जीरो नाम के नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। टू टैकल यहाँ पे मकसद बताने वाली एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मकसद बता रही हो, किसी चीज़ का टारगेट बता रही हो, तो क्यों कर रहा है, क्यों टैकल करना है, ताकि टैकल कर सकें। जीरो इसलिए किया ताकि टैकल कर सकें। तो ये टू टैकल यहाँ पे इन्फिनिटिव है जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है। इन्फिनिटिव अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, इम्पैक्ट नाम का ऑब्जेक्ट इसने ले लिया। और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कोविड-19 या 19 पैंडेमिक। ये दोनों के दोनों नाउन्स हैं, दो नाउन मिलकर के एक कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इकोनॉमी। ग्लोबल इससे पहले इकोनॉमी को मॉडिफाई कर रहा है। कोई भी कर सकता है, वो कहते हैं ना एनीबडी कैन डांस, तो एनीबडी कैन पार्स ए सेंटेंस। मैं ऐसा बोलूँगा आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, दिमाग में क्लैरिटी और फोकस। जितना फोकस आप अपनी गर्लफ्रेंड को देते हो, अपने बॉयफ्रेंड को देते हो और पबजी पे डालते हो ना, उससे आधा भी इस पर आप डाल दो तो मेरे से अच्छी आप सीख जाओगे। क्योंकि मेरा फोकस तो बहुत जगह रहता है, मुझे अपनी जॉब भी करनी होती है, फैमिली भी है, मेरी फ्रेंड्स भी हैं, है ना। तो मेरा तो इतना फोकस नहीं है अभी इंग्लिश पे, पर आप जो स्टूडेंट्स हो, अगर आप फोकस डालो तो मुझसे अच्छी आप सीख सकते हो 3 महीने में। इतनी आसान है इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस है, मैं नहीं करवाऊंगा, आपको करना है। इस सेंटेंस को आप करेंगे पार्स करके डालेंगे कमेंट सेक्शन में। मैंने इसको पार्स कर दिया ऑलरेडी। अब देखो, इसके अगले वाली स्लाइड में रखा भी है, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि फिर आप पार्सिंग नहीं करोगे इसकी। मैं अभी डाल रहा हूँ इसको कमेंट सेक्शन में। जब वीडियो आपको मिलेगी तो शायद 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ये आ चुका होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के इसको अपने वाले से मैच करना और बताना मुझे ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी। ज़रूर से जाकर के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। कल से वीडियो डालनी शुरू कर रहा हूँ,
इंग्लिश वोकैबुलरी और इंग्लिश स्पीकिंग डेडिकेटेड चैनल है अपना द लर्न, नाम ही भूल गया यार, नया चैनल है ना नाम भूल गया इसका मैं, द स्पोकन इंग्लिश लैब नाम से अपन ने इसका नाम रखा है। कल से रेगुलर वीडियो इसके अंदर आया करेगी। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। साइनिंग आउट।